नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। लाल किले के सामने कार में जो कल धमाका हुआ, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत सारी नई चीज़ें सामने आई हैं और इन सारी चीज़ों के साथ ही एक बड़ा संदेश मेरे और आपके लिए भी सामने आया कि भाई साहब, अब देश को बचाना है तो थोड़ा संभल जाओ, खबरदार हो जाओ, वरना ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं और ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन कुछ तथ्य हैं जिनको हम सामने रखेंगे, जिनके आधार पर हम ये चर्चा करेंगे, निष्कर्ष आप निकालिएगा। अभी का घटनाक्रम जो है वो ये है कि एनआईए ने उसकी जांच शुरू कर दी है और इसमें आतंकवादी नेटवर्क जो है अब वो सामने आने लग गया है। जैश-ए-मोहम्मद का हाथ बताया जा रहा है, मीडिया कह रहा है, सरकार ने नहीं कहा है। मीडिया तो आरडीएक्स भी बता रहा था, बहुत सारी चीज़ें बता रहा था, इसलिए मीडिया पे अंतिम रूप से विश्वास मत करिए। जब तक मीडिया की खबर में ये चलन बंद हो गया है, मीडिया की खबर में किसी भी चीज़ को अपने मुंह से कहने का रिपोर्टर को तब तक अधिकार नहीं है जब तक वो उसका चश्मदीद ना हो। बाकी सभी चीज़ों के लिए बाकायदा मीडिया को लिखना चाहिए कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक या एनआईए के प्रवक्ता ने बताया या एनआईए के सूत्र कौन से हैं उन्होंने बताया। तो कुछ पुख्ता बातें जब तक ना हो, सूत्रों का मामला संपादक के डिस्क्रिप्शन पे होता है और आमतौर पे संपादक जब तक इस बात की तसल्ली नहीं कर लेता कि कुछ ऐसे स्रोतों से खबर मिली है जो बहुत विश्वसनीय हैं और रिपोर्टर उनको देना चाहता है लेकिन स्रोत अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, तब तक सूत्रों के हवाले का कोई मतलब नहीं होता है। आजकल तो बहुत सारे लोग मन से लिख देते हैं। खैर, तो अभी तक इसको किसी ने नहीं कहा है कि ये कहीं उनका काम था, लेकिन इस मामले में जो लोग पकड़े गए हैं वो खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी ऐसे है कि इस बार जो लोग शामिल पाए गए हैं, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, वो नाम अपने आप में इस देश को हिला देने वाले हैं। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, हम सब लोग इस देश में इस बात पर गर्व करते थे कि 75 साल में पाकिस्तान ने आतंक को यहाँ एक्सपोर्ट किया। हमारे यहाँ पर आतंकवादी घुसपैठ करते थे, सरहद पार से आते थे। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद इस्लाम के नाम पे आतंकवाद फैलाने वाले या उसमें हिस्सा लेने वाले लोग ढूंढे नहीं मिलते थे। इक्का दुक्का केस कहीं कुछ हो, इफ और बट के साथ तो बात अलग है। भारत के मुसलमानों ने हमेशा आतंक का प्रतिकार किया। आपको अगर याद हो, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा, मुझे वो वीडियो नहीं मिला। मैंने 2 साल पहले वीडियो बना के आपको बताया था कि दुनिया की बहुत सारी ताकतें चाहती हैं कि भारत में मुसलमानों के ऊपर इतना दबाव डाला जाए कि कुछ आतंकवादी इस देश में पैदा हो जाए, 10, 20, 50, 100, बस इतने वर्षों उनका काम बन जाएगा। और ये काम भारत की ताकतें तो चाहती हैं, उनको तो राजनीतिक लाभ मिलेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ भी, उन पर हम आएंगे वो कौन सी शक्तियाँ क्या चाहती हैं। लेकिन फिलहाल जो लोग मिले हैं, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, 36 साल का डॉक्टर, पुलवामा में पैदा हुआ और इसके पास 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। भाई, डॉक्टर के पास अमोनियम नाइट्रेट क्या कर रहा था? अगर ये मतलब किसान के पास होता तो समझ में आता था। तो ये गंभीर सवाल है। अब ये पुलवामा का रहने वाला था। 1 मिनट के लिए हम ये मान के चलते हैं कि चलो कश्मीर के लोग तो उनके अपने एजेंडे हैं, शामिल थे, लेकिन डॉक्टर शाहीन शाहिद 45 साल की, लखनऊ में जन्मी, उनकी कार में राइफल मिलती है और एक डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व मिलती है। अब हम इस पे आएंगे कि ये कैसे हुआ। डॉक्टर आदिल अहमद 38 साल का, ये भी कश्मीर का है और इसके पास जैश-ए-मोहम्मद के धमकी वाले पोस्टर और लॉकर में रखी हुई AK-47 राइफल मिली है। ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये लॉकर में जाके राइफल क्यों रखेंगे और क्यों रखी होगी इन्होंने, और वो इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता लगेगा। पुलवामा के ही डॉक्टर सज्जाद अहमद हैं, जो डॉक्टर उमर के दोस्त हैं, और इनका एक संबंध एक मॉड्यूल से बताया जा रहा है। लेकिन मेरी चिंता ये कश्मीर वालों को लेकर उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कश्मीर में बगावत की आवाज़ें उठती रही हैं, उसके रास्ते निकाले जाते रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मुख्य धारा में लाया गया है और आगे के लिए भी उनको लाया जा सकता है। लेकिन परवेज़ अंसारी, दूसरा केस, ये भी लखनऊ में, और फ़ोन पर और डॉक्यूमेंट इनके पास बहुत सारे मिले हैं। और फिर एक और तजामुल अहमद मलिक हैं, कश्मीर के कुलगाम के हैं, और ये भी आतंकवादी मॉडल से जुड़े हुए हैं।
अब हम इन सारे लोगों की अगर प्रोफाइल को देखें, इसमें मैं जो लोग जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए मॉड्यूल चला रहे हैं या जो खुद ही मॉड्यूल चला रहे हैं कश्मीर वाले, उनको हम ये मान के चलते हैं कि इनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई इनका, देखिए दुनिया में हर चीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं, ये अपनी नज़र में इस बात से कन्विंस रहे होंगे कि ये जो कर रहे हैं ये एक ज़रूरी काम कर रहे हैं, कश्मीर की आज़ादी के लिए कर रहे हैं, जो भी उनका एजेंडा है। वहाँ पर एक समझ में आती है बात कि क्यों कर रहे होंगे। लेकिन ये जो दो लोग हैं जो लखनऊ के हैं, ये दोनों लोग आतंकवादियों के संपर्क में क्यों आए? पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, लर्नेड लोग हैं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो कम से कम ग्रेजुएट ना हो। ये आतंकवादियों के क्लच में कैसे आ गए? अगर मैं आपसे कहूं कि कल चलो भैया आतंकवाद में शामिल हो जाते हैं, आप हिंदू हैं तो मैं कहूं चलो हिंदू आतंकवाद में शामिल हो जाते हैं, मुस्लिम हैं तो उसमें, और सिख हैं तो उसमें, जिसमें भी हर तरह के आतंकवाद, इस देश में आतंकवाद होते हैं, हिंदू आतंकवादी भी रहे, गोडसे से लेके और हमारे यहाँ पे वीरप्पन तक। तो एक बड़ा सवाल ये सामने आएगा कि भाई मैं आपको क्या बोलूं कि आप उसमें शामिल हो जाओ। मैं उसको बोलूँगा आपको कि चलो भैया चलो बंदूक उठा लो, तो क्या शामिल हो जाओगे? क्या कोई ये कहेगा आपका धर्म खतरे में तो शामिल हो जाओगे? नहीं। किसी भी व्यक्ति को इस तरह का काम करने के लिए प्रेरित करना जिसका अच्छा खासा काम धंधा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको आप कन्विंस करो और एक ऐसा कारण उसको गिनाओ जिससे वो तैयार हो जाए। कारण सही हो या गलत हो, झूठा भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है। वो कारण क्या था? और वो कारण जाने बगैर हम अपनी भविष्य की समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। 18 करोड़ मुसलमानों में से अगर 2 भी इसमें शामिल हुए हैं, इस मॉड्यूल में शामिल हुए हैं, तो ये देश के लिए चिंता की बात है। अब मॉड्यूल क्या होता है पहले आप समझ लें, क्योंकि इसको समझे बगैर हम लश्कर तैयबा का पूरा काम करने का तरीका नहीं जान सकते। अखबार मॉड्यूल लिख देता है, आप मॉड्यूल पढ़ लेते हैं और ये क्या होता होगा, कुछ होता होगा, ऐसा दिमाग में आता है। मॉड्यूल मतलब ऐसे समझें आपके घर में एक मॉड्यूलर किचन होती है। तो मॉड्यूलर किचन में क्या होता है कि हर हिस्सा अलग अलग होता है, आप जोड़ते हैं और उसको बना देते हैं। जैसे आजकल ब्रिज बनते हैं, पुल, तो उसमें कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, अलग जगह से लाते हैं, उनको जोड़ जोड़ के बना देते हैं। अखबार में हमारे मॉड्यूलर लेआउट होता था, तो उसमें हिस्से हिस्से होते थे, तुरंत उठाया, लगा दिया, खबरों को जुड़ गई वो। तो मॉड्यूल मतलब एक कंप्लीट इकाई किसी भी चीज के। ये जो मॉड्यूल इसलिए बनाया लश्कर तैयबा ने कि अगर एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इकाई है, इकाई हमने बना दी, तो वो इकाई जो है वो हमसे रोज रोज कमांड नहीं लेगी, संपर्क नहीं रहेगी, तो हम बचे रहेंगे। तो एक जगह पे किसी आदमी को कह दिया कि जाओ भाई आप अपना ये ऑपरेशन चलाओ, आपको फला आदमी मिलेगा, आपको फला आदमी मिलेगा। तो एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अलग अलग छोटे छोटे हिस्से हैं। एक काम कर रहा है फाइनेंस का काम कर रहा है, वो फाइनेंस जुटा रहा है, और मॉड्यूल को जो ऑपरेट करने वाला एक आदमी है सिर्फ उसको वो रिपोर्ट कर रहा है। उसके पीछे कौन है, कहाँ है, कैसा संबंध है, उसको नहीं पता है। दूसरा आदमी हथियार जुटा रहा है, उसको नहीं पता है कि वो बाकी लोग फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, उसको इससे मतलब नहीं है। तीसरा आदमी बम फोड़ रहा है, उसको ये नहीं पता कि पीछे क्या कहानी है। तो ये सब लोग, इस तरह से एक मॉड्यूल होता है जिसमें सब एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, मतलब वो छोटा लश्कर तैयबा है जो दिल्ली में सक्रिय होगा और वारदात को अंजाम दे देगा, बस। और लश्कर को अगर इसके साथ कोई कम्युनिकेशन करना होगा तो वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, एक आदमी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को बोलेगा और इसके बाद संदेश पहुंचेगा। यानी जो लोग कहते हैं लश्कर का हाथ पाया गया है, तो वो पता लगाना इतना आसान नहीं होता। अखबार वालों, छापने से पहले जान लो मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल से पुलिस कैसे पता लगाती है? पुलिस देखती है कि ये मोडस ऑपरेंडी वही है, मॉड्यूल बना हुआ है तो ये वो होगा। ऐसे एक स्लीपर सेल भी होती है। एक आदमी आया, उसने अपना एक एजेंडा लेके आया वहां से, और एक पूरा मॉड्यूल बना हुआ है, वो मॉड्यूल जाके अपने काम धंधे में लगा है। डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा है, मिस्त्री मिस्त्री का काम कर रहा है, फला फला का काम कर रहा है, और जिस दिन उसकी जरूरत होगी उस दिन वो उठ खड़ा होगा
और तुरंत लोग एक्टिव हो जाएंगे, उनकी गतिविधियां बदल जाएंगी और पुलिस भी ऐसे पता करती है कि इनका चक्र बदला क्या, इनका कम्युनिकेशन का पैटर्न बदला क्या, उससे अंदाजा लग जाता है। तो भारत में जिस मॉड्यूल ने काम किया उस मॉड्यूल में ये जो लोग थे जिनका नाम आ रहा है, अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एनआईए बताएगी, इनको कोई विदेशी ताकत लश्कर ए तोयबा कन्विंस करने को कैसे तैयार हो गई कि तुम जाके ऐसे विस्फोट कर दो और बेकसूर लोगों को मार दो। अब कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह सकते हैं कि वह कुरान में लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ। यही जो फैक्टर है जो हमको सोचने को मजबूर करता है। दरअसल पिछले 10-12 सालों में, मैं 5 साल पहले वीडियो बना के आपको बोलता हूं कि देखो देश में ऐसा हो रहा है, ऐसा करने की कोशिश हो रही है, और वो अब सामने आ जाता है। हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका परेशान है क्योंकि अफगानिस्तान खत्म हो गया, अमेरिका परेशान है कि अल-कायदा खत्म हो गया, आईसिस खत्म हो गया, और अमेरिका संकट में भी है। जब पहले 9/11 हुआ था तब भी अमेरिका बड़े संकट में था, फिर एक 9/11 हुआ, उसके बाद अमेरिका उसके दमन में सक्रिय हो गया और अमेरिका के लोग अपने दुख दर्द तकलीफ परेशानियां, गरीबी, बेरोजगारी, बेघर वेघर तमाम कष्ट छोड़ के दुनिया का उस वहाँ तो एक एक आदमी को सुखी होना चाहिए। अमेरिका में तो देखा जाए तो शेर और बकरी को एक घाट पे पानी पीना चाहिए, इतना पैसा उनके पास, लेकिन पैसा तो पूंजीपतियों के लिए है, आम आदमी तो मरने के लिए। बहरहाल, तो जो आम आदमी का गुस्सा है उस पूंजीपति आधारित व्यवस्था में कहीं उसको उखाड़ ना फेंकें, तो आंतरिक समस्याओं का हल निकालने के लिए बाहरी खतरा दिखाया जाता है। मैकियावेली का सिद्धांत था, अगर मुझे ठीक से याद है। भारत पाकिस्तान भी यही करते हैं, जब आंतरिक संकट में आते हैं तो पाकिस्तान भारत का नाम लेने लगता है, भारत पाकिस्तान का नाम लेने लगता है। तो अमेरिका की दिक्कत यह है कि उसके पास अब कहीं कोई खतरनाक चीज ही नहीं है, और अपने समाज को रेडिकलाइज कर दिया इस्लामोफोबिया के जरिए। अब वहां के लोग मुसलमानों को थोड़ा खतरा समझने लगे कुछ लोग, लेकिन मुसलमान ही नहीं है कहीं पे आतंकवादी, तो क्या करें। भारत एक ऐसा देश है जहां पर असंतुष्ट मुसलमान पैदा करने का स्कोप बनता है, लेकिन ये इतने अच्छे लोग हैं भारत के मुसलमान कि इसको 70 साल 75 साल हो गए, ये आतंकवाद के चक्कर में पड़ने को तैयार ही नहीं। बगल में दुश्मन देश पाकिस्तान बैठा हुआ सारी कोशिश कर ले, उसके हाथ में नहीं आता, उसको कुछ समझते नहीं है, उसको नरक समझते हैं। एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा जो व्यक्तिगत बातचीत में भी कहे कि पाकिस्तान बहुत अच्छी जगह है। तो क्या करें। तो ये बहुत जरूरी है कि मुसलमान के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा की जाए, असुरक्षा पैदा की जाए। अब असुरक्षा पैदा करने का सबसे बढ़िया तरीका ये, हिंदू में असुरक्षा पैदा करने के लिए क्या, देखो मुसलमान ऐसे करते हैं, देखो मुसलमान वैसे करते हैं। एक जगह में कॉन्फ्रेंस में गया था, वो मुझे नहीं पता था, वो हिंदू परिषद की कॉन्फ्रेंस थी वहाँ इस्कॉन मंदिर में दिल्ली में। तो मैंने तो जो सोचता हूँ वो बोल दिया। भैया एक प्रोफेसर साहब तो हत्थे से उखड़ गए, आप जानते हो दिल्ली के आसपास झुग्गी बस्तियां बस रही हैं, उसमें किस धर्म के लोग हैं वगैरह वगैरह, बहुत उबल पड़े थे मतलब कुल मिला के। तो उनको उनके दिमाग में यही बैठा गया है कि चारों तरफ जो है जो झुग्गी बस्तियां हैं उसमें गरीब लोग रहते हैं, उसमें बहुत सारे मुसलमान हैं, और एक दिन वो दिल्ली को चारों तरफ से घेर के दिल्ली में कर देंगे आक्रमण और कब्जा कर लेंगे, ये सोचे बैठे हुए थे। तो ये डर, मुसलमानों के लिए डर, हिंदुओं के अंदर इस्लामोफोबिया बैठाया जाता है। और इसके विपरीत हम तो मेजॉरिटी में हैं, हम तो व्हाट्सएप पे भड़ास निकाल लेंगे, हमारे बीच के कुछ लोग जाके मॉब लिंचिंग कराते हैं, कुछ लोग मस्जिद के आगे हनुमान जयंती का जुलूस निकालाते हैं, उनका भड़ास निकल जाती है। लेकिन जिस आदमी को बुलडोजर पेनल्टी झेलनी पड़ती है, जिस आदमी को तमाम तरह की चीज़ें उत्पीड़न झेलने पड़ते हैं, जिसको नमाज पढ़ने पे एफआईआर हो जाती है, वो व्यक्ति धीरे धीरे व्हाट्सएप उसके पास भी है, जहरीली बात करने वाले मौलवी वहां पर भी हैं, वहां पर भी पॉलिटिशियन हैं जो इस जहर को फैला के उनके वोट हासिल कर सकते हैं। अब हिंदू मुसलमान की सांप्रदायिकता को ताकत दे रहा है, मुसलमान के मुल्ले हिंदुओं की सांप्रदायिकता को ताकत दे रहे हैं। एक वीडियो चाहिए, कहीं कोई मौलवी कुछ बोल रहा हो हिंदुओं के खिलाफ, हा फैल जाता, वायरल हो जाता है। एक वीडियो चाहिए वहां फैल रहा हो। ऐसे में जब दमन चले और बार बार ऐसी कहानियां सामने आए जिसमें क्विक जस्टिस हो गया, यानी ना कचहरी ना सुनवाई ना कुछ, और हमने बुलडोजर चला दिया।
शाहीन बाग में आंदोलन हो तो हम बातचीत नहीं करेंगे, सुनवाई नहीं करेंगे। शर्जील इमाम फंस गया तो उसकी जमानत ही नहीं होगी, सालों साल नहीं होगी। तो इस तरह के उदाहरण जमा हम कर रहे हैं, और ये जो उदाहरण हैं, ये उदाहरण मुसलमान को के अंदर एक अविश्वास पैदा करते हैं। देश की व्यवस्था इतनी न्यायप्रिय है हमारे देश की, लेकिन दिखनी भी चाहिए कि आदमी को लगे कि मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। इस देश में हमने देखा है कि कैसे गुजरात की एक लड़की अपने परिवार की हत्या के खिलाफ केस लड़ी और जीती। यह अलग बात है कि कुछ लोगों ने उसके जीतने के बाद मिठाइयाँ पेरोल पे छोड़ दिया, सब कर दिया, उसके बावजूद उसको सजा दी। सजा मिली ना, बिल्किस बानो केस। तो ये न्याय का भाव होना चाहिए। जब ये न्याय का भाव कमजोर पड़ता है तो जो व्यक्ति ये अपराध करने जा रहा है, जो इस मॉड्यूल में शामिल हो रहा है, वो अपने आप को कन्विंस कर पाता है। भाई, अगर मैं कोई मुझसे कहे कि ये बगल वाला पड़ोसी तुम्हारा जो है, इसको 2 थप्पड़ मार दो, तो मैं मुझसे कहे मैं नहीं हो सकता भाई, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है। जब तक कि मैं कन्विंस ना हूं कि इसको थप्पड़ मारना बहुत जरूरी है। और हमेशा सांप्रदायिक रूप से किसी को कन्विंस करने के लिए उसके अंदर सबसे बड़ी जरूरत है भेदभाव की भावना और अन्याय की भावना भरना। कोई भी सांप्रदायिक व्यक्ति इसलिए सांप्रदायिक नहीं होता कि उसको सांप्रदायिक हो जाना है, बल्कि इसलिए सांप्रदायिक होता है क्योंकि उसको ये समझाया जाता है या वो ये परसीव करता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और न्याय की कोई आस नहीं है, तो मैं गलत तरीका अपनाऊं। 75 साल के भारत में ये पहला केस है जिसमें भारत के लोग शामिल हो गए एक विदेशी आतंकी साजिश में। और आज ही वो दिन है जब हमको ठहर के तय करना चाहिए कि क्या अब हम इस देश को और बांटना चाहते हैं। देखिए, भारत विभाजन से पहले हिंदू मुसलमान वाली राजनीति किस लेवल पे थी हम सब जानते हैं। वहां हिंदू महासभा के सम्मेलन में फैसला हो रहा था कि भैया मुसलमानों का अलग देश बना दो, हम साथ नहीं रह सकते। जिन्ना अलग लगे हुए थे और सब लोग अपनी अपनी कौम को भड़काने में लगे थे, और एक कौम में दूसरे के लिए नफरत इतनी ज्यादा थी कि दंगे हुए तो होते ही चले गए, रुक ही नहीं रहे। कहां महात्मा गांधी एक अकेला आदमी जाके नुआखाली में जुटा हुआ है, रोकने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो रेडिकलाइजेशन है, वो समाज का जो विभाजन है, समाज को बांटने वाला काम है, वो जब एक हद से ज्यादा गुजर जाता है और देश की न्याय और कानून की व्यवस्था पे भरोसा कम होता है, तो ऐसे तत्व पैदा होते हैं। और ऐसे समय पर ही जो इस देश के सेकुलर लोग हैं, सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं, उनकी जरूरत अहम हो जाती है। अगर किसी मुसलमान के साथ अन्याय हुआ, मैं जाके वहां खड़ा हो गया, तो भले ही किसी दूसरे व्यक्ति ने अन्याय किया है, अगर मैं साथ खड़ा रहूंगा तो एक भावना आती है और लगता है कि कोई नहीं यार, एक गलत है लेकिन दूसरा तो मेरे साथ है। याद कीजिए, बसई या दिल्ली का कौन सा इलाका है, वहां पर एक मामला हुआ था एक हत्या का। लड़की के घर वालों ने कहा कि खबरदार इसको धार्मिक एंगल से दिखा। जितने सांप्रदायिक नेता वहां पर गए थे तो भगा दिया उनको, और ये कहा कि ये मामला दूसरा मामला है, प्रेम विवाह का कुछ मामला था, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। एक और आदमी के बेटे को मार दिया गया था ऑनर किलिंग में। उस मामले में भी उसके पिता ने कहा कि ये ऑनर किलिंग है, ये हिंदू मुसलमान नहीं है। तो जब यहां पर इस तरह के लोग खड़े होते हैं तो आप अपने आप को समझा नहीं पाते, क्योंकि कार में जब आप ब्लास्ट करने जा रहे हो तो आपके दिमाग में उस आदमी का चेहरा भी आएगा जो आपके लिए हमेशा लड़ता है, और आपको लगेगा सब बुरे नहीं हैं, ऐसा आदमी नहीं बनना चाहिए। तो ये जो चीज़ है वो सेकुलर लोगों की बड़ी भूमिका होती है समाज में सभी लोगों के मन में विश्वास पैदा करने की। पाकिस्तान में लड़ते हैं ना सेकुलर हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए। आप याद कीजिए, यही खैबर पख्तूनख्वा है जहां पर एक मंदिर था जिसको तोड़ दिया था लोगों ने, जो आजकल बहुत तनाव में चल रहा है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर दोबारा बनवाने के आदेश दिए और वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वहां जाके खड़े हुए। क्यों? अल्पसंख्यकों में विश्वास रहना चाहिए।
वहां पर संसद में अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्वेशन है। क्यों? क्योंकि विश्वास रहना चाहिए, और जब ये विश्वास रहता है तो ये आप एहसान नहीं कर रहे होते किसी के ऊपर, आप उनके अंदर जब तक विश्वास है वो आपके साथ रहेंगे। विश्वास को तोड़ने वाले काम होंगे, अजीब तरह के उग्र काम होंगे, बुलडोजर पॉलिटिक्स होगी, कुछ होगा, उसे अच्छे संदेश नहीं जाते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका। आप जोश में तैश में कुछ वोट बटोर सकते हो, कुछ लोगों को जोश में भर सकते हो, लेकिन देश में जो घाव दे रहे हो वो घाव किस दिशा में जा रहे हैं, ये आज की ये जो घटना है कल परसों वाली, इस घटना में वो दिखाई दे रहा है। क्यों भारत के पढ़े लिखे किसी डॉक्टर को किसी आतंकवादी घटना में शामिल होना चाहिए? क्यों किसी एक पढ़े लिखे आदमी को आतंकवादियों से कन्विंस हो जाना चाहिए और वो खुद को कन्विंस कर ले इतना सद तक कि हम आतंकवाद फैलाएंगे? वो कारण कुछ भी हो, कोई दूसरा उसको भड़का भी रहा हो, तब भी बहाना हम ना दें। अगर हम बहाना देंगे तो ये चलता रहेगा, और ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा हमारा देश कमज़ोर होगा। और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें वो तो तैयार ही हैं, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, कुछ हथियार इधर बेच दूं, कुछ हथियार उधर बेच दूं, मरेंगे ये लोग, मरेंगे, टैक्स लगेंगे इनके ऊपर लगेंगे। वो तैयार बैठे हुए हैं कि हिंदुस्तान में 10 बड़े आतंकवादी तैयार हो जाएं, उसमें 2 का खौफ अमेरिका के ऊपर डाल के या इजराइल के ऊपर डाल के आराम से अपना राज चलाएं। आप बताओ, नेतन्याहू 3rd क्लास एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई काम नहीं किया उसने, करप्शन किया, उसकी गद्दी जाने वाली थी, उसके खिलाफ वहां की संसद में बहुमत तक नहीं उसके खिलाफ, और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन उसने ये किया, इस्लामोफोबिया और ये सब कार्रवाई कर करके वो गद्दी बचाया हुआ है। तो ये जो भारत में कम से कम मेरी अपील है कि भैया मिलजुल के रह लो, अंड वंड संड बातों में ना पड़ो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहो, नफरत मत करो। और नफरत करने वाला चाहे वो मुल्ला हो, मौलवी हो, पंडित जी हो, साधु हो, कोई भी हो नफरत की बातें करने वाला, उस जड़मती और मूर्ख से आप दूर रहिए, वो आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये तो एक संदेश है जो पहुंचना जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद।